आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। चैप्टर नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर क्या है आपके पास? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे एक टर्म आता है आपके पास। सबसे पहली चीज और सबसे पहला जो यहाँ पे टर्म आता है दैट इज इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है, तो क्या लिखा है पहले उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। पहले आपको ये बात समझनी है, आप जब खुद को देखते हैं तो इतनी बात आपको पता है कि जो आपके पेरेंट्स के फीचर है वो आपने इनहेरिट किया है, मतलब उसको आपने वहां से लिया है। आपके पेरेंट्स के अंदर उनके पेरेंट्स के फीचर हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर है आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इनहेरिटेंस। तो इसका क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि इनहेरिटेंस का ये मतलब हुआ कि जो आप जीन्स को ट्रांसफर होते हुए देख रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, आप जीन्स भी बोल सकते हैं, ट्रेट्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं और फीचर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलने का मतलब हुआ? अब जैसे यहाँ पे ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। तो मेल के पास मतलब एक पेरेंट के पास उसके खुद के 100% फीचर रिजर्व है। ये आपको याद आ रहा होगा जो मैंने आपको चैप्टर करा रखा है ऑलरेडी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो चैप्टर आपको याद आ रहा होगा। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये आप जब अपने बुक में देखना स्टार्ट करेंगे जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है, मतलब आपने जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा था ठीक उसी से मिलता जुलता यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको फर्स्ट पेज पे दिया जा रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लिखा क्या है यहाँ पे? वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे इंट्रोडक्शन के पेज पे आपको एक लाइन दिख जाएगी, ठीक है। तो ये एज अ डाउट एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया था। अब बात समझेंगे ध्यान से, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हिडन है। पहली बात तो ये, अब एक ऐसा सिंगल चैप्टर हमारे पास आने जा रहा है जहां कभी भी किसी भी एंगल पे हम लोग माइटोसिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मैंने मियोसिस मार्क कर रखा है। हम क्या पढ़ेंगे? मियोसिस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने आपको चैप्टर 1 में जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन कराया था। असाइनमेंट क्वेश्चन क्या किया था आपने कि व्हाई इज गेमेटोजेनेसिस दिस गेमेटोजेनेसिस रेफर्ड इक्विवेलेंट टू मियोसिस। तो उसके आंसर में आपने आंसर भी यही लिखा था, बिकॉज formation of gametes either sperm or ovum requires which type of cell division? meiotic division। क्योंकि meiosis होगा तो हाँ तो sperm बनेगा और ovum बनेगा। हाँ ठीक है। तो 100% जो फीचर रिजर्व है, तो क्योंकि अब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं तो मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा और आपको भी बातें जो है वो इजीली समझ आ जाएंगी। जो मैं यहाँ पे 100% फीचर रिजर्व बोल रही हूँ तो ये लास्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा? अगर स्पर्म का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया तक आपको 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। वाई? क्योंकि मैंने इस पे बहुत लंबा चौड़ा आपको लेक्चर दे रखा है कि अगर क्या होना है, गेमेटोजेनेसिस होना है, तो गेमेटोजेनेसिस होने के लिए और दूसरी बात क्या चाहिए कि जिसकी प्लॉइडी 2n होगी मियोसिस वही होगा। याद आया? फिर वापस चैप्टर 1 आ गया, दैट इज मियोसाइट, है ना? मियोसाइट। हाँ तो क्या हो गया? वो मियोसाइट हो गया। मियोसाइट क्या सीख रखा है आपने? हर वो सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मियोसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया के पास 100% फीचर्स हैं और oogonia के पास भी 100% फीचर्स हैं। फिर यहाँ पे 50% होने का रीजन क्या है? तो गेमेटोजेनेसिस है। यहाँ फीमेल में भी 50% होने का रीजन क्या है? तो गेमेटोजेनेसिस। फिर जैसे ही फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन में एक और चीज यहाँ पे क्लियर है कि ये जाइगोट जो है ना, ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास टोटल 100% फीचर्स जो है वो फादर साइड से हैं। ये ऐसा भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास टोटल 100% फीचर्स जो है वो मदर साइड से हैं, क्योंकि 50% इसको फादर साइड से मिले हैं, 50% इसको मदर साइड से मिले हैं। अब इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब
अब जाके आप इस बात को सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अब आप ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे अगर एक पिन पॉइंट मात्र भी, क्रोमोसोम तो बहुत दूर की बात है, अगर क्रोमोसोम के एक जीन के एक अलील में भी एक छोटा सा पिन पॉइंट मात्र भी कोई एरर हुआ ना, तो कैसे एक बहुत ही डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर को लीड करेगा, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पेज मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी याद आया। और एक और बात, इसको अगर आप समझ चुके हैं तो अब जाके कोई भी बच्चा बहुत आसानी से इस चीज को लिख सकता है और मेंशन कर सकता है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या बोलने का मतलब हुआ, जो क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा। बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर ये जो 2n पहले 46 क्रोमोसोम्स थे, ये 23 क्रोमोसोम में हैप्लॉइड बन के जब ट्रांसफॉर्म हुआ, तो ये अपने साथ यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। और ओवम के पास भी जो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये भी अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। जाइगोट में ये अपना 50-50% का कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये आपका इनहेरिटेंस हो गया। तो रीजन ये है जिसकी वजह से अगर आप सेम फैमिली में देखते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसा पैटर्न होता है, वॉकिंग का पैटर्न होता है, या कई ऐसी चीजें होती है ना जो एक फैमिली में काफी कॉमन होता है, या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को वो क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। आई के कलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्या छुपा है उसके पीछे, इनहेरिटेंस छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आप अभी तक चैप्टर नेम ही सीख रहे हैं, अभी मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ। एक जो आपके पास यहाँ पे टर्म है, दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या सीखा आपने कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक फीचर्स है, इंफॉर्मेशन को हाँ, ट्रांसफर और करना। ट्रेट्स हैं, उनको आप ट्रांसफर होते हुए देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है वेरिएशन। मैंने हर एक चैप्टर में जब जब वेरिएशन का टर्म आता है ना, तब तब मैं बच्चों को समझाती हूँ। जब मैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रही थी ना, जो पहला चैप्टर 11th क्लास का है, ठीक है, तब की याद दिलाती हूँ मैं आपको। 11th क्लास में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्या हुआ, टर्म आया बायोडाइवर्सिटी। क्या आया, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जब बायोडाइवर्सिटी टर्म आया ना, तो मैंने आपसे पूछा था, तो बच्चों ने बहुत कंफ्यूजिंग आंसर दिए। किसी ने बोला वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, किसी ने बोला वैरायटी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन है। फिर मैंने आपको एक बात समझाई कि सारे ह्यूमन बींग्स सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन के बीच के डिफरेंस को देखेंगे तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे। आपके बीच में और एक बर्ड के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो क्या बोलने का मतलब हुआ कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज के लिए सिर्फ हम टर्म यूज करेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो है वो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, वैरायटी ऑफ स्पीशीज। अब इसमें आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। बट होगा क्या, यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज होना मस्ट है। ठीक है, वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी का हमें इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करा है, जैसे वेरिएशन का कोई काम द लिविंग वर्ल्ड में नहीं था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में नहीं था, लेकिन मैंने वहां बताया था आपको। ठीक उसी तरह से यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब जेनेटिक्स। आगे जब आप एमएससी में इसकी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चैप्टर नेम इतना लेंदी नहीं लिखा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सीधा आप वहां पे जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन क्या हुआ फिर, अभी मेरे से क्लास में इतने सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आप सबके पास अलग अलग आधार कार्ड होगा, आपको अलग अलग आधार नंबर प्रोवाइड किया गया होगा। क्या रीजन है इसका, रीजन ये है कि आप सबके बीच में डिफरेंसेस हैं। अगर आपके बीच में डिफरेंसेस नहीं होते तो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। जो बेचारा एग्जाम लेता ना, उसका दिमाग खराब हो जाता। सब एक जैसे दिखते, सबका एक जैसा फिंगरप्रिंट होता, तो वो क्या रोल नंबर देते और क्या नामकरण करते किसी का, है ना। तो वेरिएशन फिर क्या हो गया, तो वेरिएशन बहुत फाइन सेंस में आता है यहाँ पे कि आप सब के बीच में इस पूरे वर्ल्ड में जो एक स्पीशीज आपको पहले उठाना है, सेम स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं
उसको हम वेरिएशन बोलेंगे। पहले मुझे एक बात सही सही आंसर करेंगे, सारे बच्चों को वेरिएशन और बायोडाइवर्सिटी का क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? पहले मुझे ये बताएंगे, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर का मैं आपको मास्टर बनाने जा रही हूँ। कभी कहीं पे अगर एक छोटा सा भी ऐसा एरर लगे ना आपको कि हमें ना समझने में दिक्कत आ रही है, या कहीं पे कुछ जो है वो हम समझ नहीं पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इंस्टेंटली उसी टाइम पूछेंगे मेरे से, ठीक है? ऐसे ही जैसे ये ओवर हुआ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ तक समझ आया तो उस टाइम पूछ लेंगे कि मैम यहाँ मुझे समझ नहीं आया। अब ये नहीं इंतजार करेंगे चैप्टर ओवर होने का, यहाँ आपको समझ नहीं आया इंस्टेंटली पूछेंगे। आपको इस जेनेटिक्स चैप्टर में पूरी फ्रीडम है कि मैं अभी जो समझा रही हूँ इंस्टेंटली आप मेरे से उसी टाइम उसको पूछेंगे, ठीक है? अब क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब अगर कल को जाके आपसे कोई पूछ ले कि काम करो, मुझे ये बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स? जो यहाँ लिखा है ना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में प्रिंसिपल्स को हटाना है, स्टडी को जोड़ देना है। क्या हो गया? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। याद हो गया सबको? दैट इज जेनेटिक्स। अगर आपसे आज की बात कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक्स, आपको सिर्फ बोलना है स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नॉट। अब इसमें सारी अब जब आप एक पूरा इतना हैवी सा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो जेनेटिक्स के ऊपर पूरा एक पेज का लेक्चर लिख सकती हूँ, लेकिन क्या फायदा उसका? आपको तो यहाँ पे एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो आपको एग्जाम में भी काम दे, जिससे आपका नीट में भी सिलेक्शन हो जाए। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया बायोडाइवर्सिटी, कई बार आप देखेंगे नीट के एग्जाम में पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन क्या है? वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन। सब एक सा लग रहा है सुनने में, लेकिन क्योंकि आप समझ, हाँ, कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे तो यही होगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो रही छोटी सी बात। अभी तक आपने सिर्फ चैप्टर नेम को क्लियर किया है, ठीक है? मैं 15 मिनट से आपको सिर्फ चैप्टर नेम जो है वही एक्सप्लेन कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इस पूरे जेनेटिक्स के वर्ल्ड में, जब हम इन करते हैं, इन करने के बाद कभी भी कुछ भी आपने किसी भी चीज की पढ़ाई करी हो, चाहे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो, या 11th क्लास में मैं जो आपको फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी, या फिर अभी जो आप जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है उसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि किसी न किसी टाइम कभी ना कभी उस टॉपिक को किसी ने स्टडी करना स्टार्ट किया होता है, और कोई उसका रीजन होता है। विदाउट रीजन इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे शॉर्ट में इनको जीआर मेंडल भी बोलते हैं, ठीक है? मेंडल नाम है इनका, बहुत आपने सुन रखा है। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। रीजन क्या है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलने का? कि सबसे पहली बार कोई जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये देने जा रहा है कि किस तरीके से पेरेंट से उसके आगे की जनरेशन में फीचर्स ट्रांसफर होंगे, ये बताने का काम जो सबसे पहली बार जिन्होंने किया है वो मेंडल है। बस इतनी सी बात है। रीजन ये है कि हाफ चैप्टर तो मैं नहीं बोल सकती, जैसे ही हम 40% चैप्टर कवर करेंगे मेंडल के वर्क से, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जो भी मेंडल साहब का वर्क है सब कुछ देखेंगे, ठीक है? उसके बाद का जो पूरा रिमेनिंग पार्ट है, उसके बाद का जो पूरा का पूरा रिमेनिंग टॉपिक है, सबका पूरा समय जो है यही बताने में वेस्ट हो रहा है कि कैसे और किस तरीके से मेंडल साहब ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये एक्सप्लेन नहीं किया, वो डिस्क्राइब नहीं किया। मतलब आगे जो है सिर्फ इनके डिमेरिट्स बताए गए हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे आपको फिट नहीं करना उसको। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ऐसे भी एवरेज भी हर बच्चा जानता है। कोई आपसे पूछे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो हर एक बच्चा बोलता है कार्लोस लिनियस। अब ये बात आपको पता है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हर तरीके से वाहियात है। रीजन क्या है कि उसके अंदर प्लांट में आपने क्या किया, फंजाई को भी डाल के रखा हुआ है, एनिमल में आपने क्या किया, प्रोटोजोआ को भी डाल रखा है। लेकिन ठीक है,
शुरुआती टाइम में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कोई कुछ नहीं सोच रहा वहां इतनी बात कोई बताने की कोशिश अगर कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आखिर उन्होंने कभी इनिशिएट किया, तभी तो 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम बनाने वाले 6 7 किंगडम तक बना के बैठ गए। बट वहां पे मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक उसी तरीके से मेंडल जो है, इनके वर्क को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहले जिसने माइलस्टोन यहाँ पे रखने का काम किया वो कौन थे, मेंडल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखना स्टार्ट करेंगे नीट के एग्जाम में, तो आपको 2 ईयर्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार साइंटिफिक नेम पूछा गया है और एक बार आपको जो कॉमन नेम है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे कि मंडल साहब ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है। तो मेंडल साहब ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये गार्डन पी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में आपको गार्डन पी, काउ पी, चिक पी ऐसे ऐसे करके आपको लिखा हुआ था, उसमें से आपको गार्डन पी को टिक करना है। देन एक ऑप्शन जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस में पाइसम सटाइवम, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मतलब जेनेटिक्स में जितने ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए गए हैं सबका नाम जो उसमें लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पे इतनी ध्यान से पढ़ाई करनी है कि अभी के अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये चीजें जो है वो याद हो जाए। ठीक, बहुत बड़े पेशेंस की बात है कि मेंडल साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो 7 ईयर्स तक किया। 7 ईयर्स, आपको कोई 7 डेज करने को बोल देना तो 7 डेज में बोर हो जाएंगे आप। आज का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट 7 दिन तो आप याद नहीं रखते, 7 साल तक कैसे एक ही टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लोग, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पेशेंस का वर्क है कि कैसे इन्होंने 7 ईयर्स तक जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज फ्रॉम 1856 टू 1863। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का काम किया। और करते 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 अब फिर क्या किया इन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इन्होंने बताने का काम किया। तो जब इन्होंने बताने का काम किया तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ठीक है, पहला पॉइंट आप वहां पे नोट करेंगे। अगर कोई आपसे आज के बाद से पूछता है, इसको देखेंगे और कॉमन सेंस के बेसिस पे पॉइंट्स जो है उनको समराइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बहुत आसानी से आपको दिख रहा है, इसका साइज जो है छोटा है, स्मॉलर इन साइज है, तो इसकी लैबोरेटरी कंडीशन में भी इजीली हैंडलिंग हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर सिलेक्शन किया जाता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड, किसी भी चीज का, चाहे आगे जाके मैं आपको मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट बताऊं, चाहे मैंने अभी आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट सिखाया, किसी भी XYZ का मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताऊं, जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाएगा गारंटी के साथ उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होगा। याद करके देखेंगे, आपको याद आ जाएगा और हर जगह पे ये पॉइंट आपको 2000% कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, कि क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है। अब सोचिए कोई क्या करे, टर्टोइज के ऊपर सोचे कि मैं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता हूँ, भाई उसका रिजल्ट वो देखिए, उससे पहले तो उस बंदे की ही डेथ हो जाएगी, तो क्या रिजल्ट देखेगा वो। तो जिसकी वजह से हमें हमेशा उस ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का सिलेक्शन करना होता है जिसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स अवेलेबल है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स जो है ये अवेलेबल है। मतलब एक छोटा सा प्लांट आपको 7 ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स और कैरेक्टर्स और फीचर्स, एक ही बात है। क्या बोला मैंने, ट्रेट्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। कई बच्चे ना ट्रेड लिख देते हैं, TRAD, ट्रेड नहीं लिखना, ट्रेड्स बोल रही हूँ मैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत आपने स्कूल में भी किया होगा तो सुना हुआ लग रहा होगा आपको, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो इतना तो है कि इसमें जेनेटिक्स मेरे कराने के बाद अगर आप समझते हैं तो ये नहीं पढ़ाई नहीं बोलेंगे, आपने तो बोला था कि हमारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पहली बात ये है कि मेरे जेनेटिक्स कराने के बाद इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का कोई भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछे मिस नहीं होगा। दूसरी बात ये है, फिर तो नीट के एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा फिर,
ये भी नहीं बोल रही हूँ, हो जाएगा, आप ढूंढ ढूंढ के फिर खुद क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको सीखना है, रटना नहीं है। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, इसमें आपको सीखना है। अब जैसे यहाँ पे 7 फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें भी मैं ही आपको याद करा देती हूँ कि ये 7 फीचर आपको याद कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा रीजन यहाँ पे क्या निकल के सामने आया कि इन्होंने क्या किया है, ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है इन्होंने सिलेक्ट किया है, और ये शो करता है ये पी प्लांट। अब याद कैसे करें हम? तो याद करने का तरीका ये है कि पहले मैं बच्चों को बोलती हूँ कि एक चीज याद करो, यहाँ पे देखिए एस, एस और एस, मैं लिख के बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो फीचर्स आपके सामने अभी अवेलेबल है, ये आपको याद कैसे करना है। सो देखिए, सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको बुक नोटबुक कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं याद करा रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको याद करना है कि यहाँ पे एस के 3 फीचर लिखने हैं आपको, एसपीएफ याद रखेंगे शॉर्ट में। फिर आपको क्या करना है, पी के 2 फीचर। फिर आपको क्या करना है, एफ के 2 फीचर। और भी आसान हो जाएगा आगे जब हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया, यही मैं बोल रही थी तब से। तो जब तक मैं अपने हाथ से ना लिखूं आपको समझ नहीं आएगा हवा में क्या बोल रही हूँ मैं। क्या बोला मैंने, एस के 3 फीचर्स, पी के 2 फीचर्स और एफ के 2 फीचर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स। 7 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे आपने व्हाइट ट्राउजर खरीदा, व्हाइट नहीं, व्हाइट तो अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक खरीदा आपने, ठीक है। और अगर आप शॉप वाले के पास गए, आपने उसको बोला कि हमें ना कॉन्ट्रास्टिंग कलर में शर्ट दिखाना है, तो वो ब्लैक थोड़ी दिखाएगा आपको, वो आपको क्या करेगा, लाइट शेड में दिखाएगा, व्हाइट दिखा दे, या बिल्कुल ही लाइट शेड में बिल्कुल स्काई ब्लू जो होता है वो दिखा दे, लाइट पिंक दिखा दे, मतलब येलो शो करे, वो ब्लैक थोड़ी दिखाएगा। अगर वो ब्लैक पे ब्लैक लेके आ रहा है, आप बोलेंगे कि भाई आपको समझ नहीं आता कि कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब completely opposite, that is contrasting. So 7 contrasting features selected by Mendel in pea plant। बस ये सीख रहे हैं हम। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से लिख देना है। मैं याद करा रही थी आपको, ठीक है। तो एस के आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 फीचर लिखना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम स्टेम हाइट पे करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग किस पे करेंगे, स्टेम हाइट पे। तो बच्चे को वैसे भी याद हो जाता है, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, पूरे 10th क्लास में यही किया है, ठीक है। 2 फीचर आएंगे, अभी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 2 फीचर आएंगे सीड के। मैंने क्या बोला था, मैं आपको याद करा दूंगी, भी आप तुरंत लिख के देखेंगे, तुरंत याद हो जाएगा आपको। फिर 2 फीचर्स आएंगे बर्ड के, 2 फीचर्स आएंगे फ्लावर के। 2 फीचर्स किसके आएंगे, फ्लावर के। देखिए इतना याद हो गया पहले, बताइए मुझे, इतना याद हो गया सबको, यस और नो? इतना लिख सकते कॉपी में, यस मैम। है ना, यस इतना मैम। याद करा। हाँ, तो ये आपने किसके फीचर्स लिखे हैं, पी प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फिर देखना है सीड का। इन्होंने भाई 2 बार लिखा है मैंने, तो 2 फीचर लिया होगा इन्होंने। तो इन्होंने जो सीड का 2 फीचर लिया है, एक इन्होंने क्या किया है, सीड का कलर लिया है। फिर क्या किया है इन्होंने, सीड का शेप लिया है।
सीड का शेप लिया है। फिर क्या किया है इन्होंने, पॉड कलर, अब तो आसान हो गया ना, कितना इजी हो गया, कलर शेप दो में तो यही भर देना है, कलर और शेप, ये हो गया। फिर क्या किया इन्होंने, फ्लावर का यहाँ पे कलर तो हम लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, फ्लावर पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने याद करा दिया सबको, ये याद हो गया, देखिए चेक कीजिए एक बार। अब एक बार आंख बंद करके जहां बैठे हैं सोचिए, ये 7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते कॉपी में, याद हो गया सबको। अब इसके बाद एक और चीज आती है यहाँ पे, देखिए अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, हमने तो ये सीख लिया कि कौन कौन से फीचर जो है वो मेंडल साहब ने सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चैलेंजिंग जॉब बचता है, क्या चैलेंजिंग जॉब ये है कि भाई अभी ये कैसे पता चले कि किसने जो कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग बोलने का मतलब तो डिफरेंट हुआ ना, क्या क्या डिफरेंस वाला फीचर जो है इन्होंने सिलेक्ट किया था। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेम हाइट की बात करूं, तो स्टेम हाइट बोलने का मतलब है कि कुछ प्लांट्स इनको कैसे दिखे, टॉल दिखे, और कुछ प्लांट्स जो है इनको ड्वार्फ दिखे, कैसे दिखे, ड्वार्फ दिखे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बाकी भी तो इन्होंने जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स देखे होंगे, और यहाँ से अब आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो स्टेम हाइट में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों दिखेंगे आपको, लेकिन अगर आपने कभी टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो टॉल प्लांट जो है ये हमेशा अपने आप को ड्वार्फ प्लांट के ऊपर डोमिनेट कराता हुआ दिखेगा। मतलब अगर कल को कोई आपसे पूछे, एक बात बताओ, स्टेम हाइट में डोमिनेंट फीचर कौन सा है, तो टॉल प्लांट है, याद रहेगा। स्टेम हाइट में ये डोमिनेंट फीचर कौन सा है, टॉल प्लांट। मैम 10th में भी ये पढ़े। हाँ है, 10th क्लास में था। फिर मैंने बोला एस के 3 फीचर मैंने बताया, स्टेम हाइट अपने कर लिए। फिर हम आते हैं सीड कलर पे। सीड कलर के साथ मैं पॉड कलर बता रही हूँ आपको, रीजन क्या है, यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट है। सीड कलर की जब बात करें, तो यहाँ पे येलो कलर इज डोमिनेंट, क्योंकि दोनों में ही येलो ग्रीन है, ऐसा नहीं कि रेनबो के दूसरे कलर उठ के आ गए यहाँ पे। यहाँ भी येलो ग्रीन है, यहाँ भी येलो ग्रीन है, बट ट्विस्ट क्या है, सीड कलर में येलो कलर इज डोमिनेंट, वाइल इन पॉड कलर, जो ऊपर वाली ये मटर की ये फली होती है ना, जिसमें ये इसके दाने प्रेजेंट होते हैं, उसको पॉड बोलते हैं, ऊपर वाला जो है, ठीक है। तो येलो जो है वो सीड कलर में डोमिनेंट है, लेकिन पॉड कलर में अगर आपसे पूछे, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कई बार पॉड कलर का पूछा जाता है, कई बार सीड कलर का, येलो ग्रीन करके लिख देगा आपको, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। सीड कलर में डोमिनेंट कौन है, कौन सा कलर है, येलो। येलो, और पॉड कलर में कौन सा डोमिनेंट है, ग्रीन है, ठीक है। हाँ, तो डोमिनेंट है तो दूसरा जो बचा उसको रिसेसिव में डाल देंगे, हो गया ये ओवर। अगर में हमने ग्रीन को डोमिनेंट कर रखा है, तो येलो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, और क्या होगा, स्टोरी ओवर, ये हो गया। तो आपने क्या किया, स्टेम हाइट कर लिया, सीड कलर कर लिया, पॉड कलर कर लिया। अब आते हैं बहुत ही आसान, सीड के शेप पे आते हैं हम लोग, जो यहाँ पे सबसे पहले आपकी बुक में बना हुआ है। सीड के शेप के बारे में बात करें ना, तो भाई ऑब्वियस है, सबसे ज्यादा जो आपको शेप देखने को मिलता है वो राउंड शेप्ड जो सीड्स होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो राउंड जो शेप है यहाँ पे वो क्या है, डोमिनेंट है, और रिंकल्ड जो शेप है यहाँ पे वो क्या है, रिसेसिव है। रिंकल्ड शेप कैसा है, मतलब ऐसे सिकुड़ा हुआ सा होगा, उसको हम लोग रिसेसिव ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने मैम सीड का, रिंकल शेप का सीड हमको मिलता भी है। हाँ बहुत ही कम होता है, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं रिसेसिव। देखिए देखते हैं वैसा दिखता है कि नहीं, जरूर दिखता है, आपने नोटिस नहीं करा होगा। देखिए ऐसा होता है ये, हाँ राउंड रिंकल दोनों ही एक जगह अवेलेबल है।
देखिए, अगर हम समझने के लिए इसकी बात करें, ये रिंकल्ड है ना, ये काफी कम होते हैं। ये कैसा है, ये रिंकल्ड है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये राउंड है। अब ये पता है क्या बताना चाह रहा है आपको यहाँ पे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, पनेट स्क्वायर बनाना सीखेंगे, तो ये आपको 3:1 बता रहा है यहाँ पे कि 3 कैसे यहाँ पे राउंड है, एक क्या है रिंकल्ड है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। रिंकल्ड वाले बहुत ही कम दिखते हैं, तभी तो हम इसको रिसेसिव बोल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। कई बार होता है ना, जब बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि मैम एक बात बताइए, हमें रिंकल्ड को डोमिनेंट लिखना है कि राउंड को डोमिनेंट लिखना है, तो मैं वहां बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ तुम याद करके देखो एक बार, तुमको ज्यादा कौन सा नजर आता है, वो ऑब्वियस है डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट होगा तो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। पॉट का कलर हो गया, सीड कलर हो गया, दोनों कलर आपने एक साथ देखा, आपने सीड का शेप देखा। अब हम लोग आते हैं पॉड के शेप पे। शेप के बारे में बात करें तो ये भी आपने देख रखा है। एक है यहाँ पे फुल। फुल का ये मतलब है कि बाहर से कैसा होगा, ये ऐसे स्मूथ होगा। मतलब आपको बाहर से देख के बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इसके अंदर कितने ओव्यूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन कंस्ट्रिक्टेड के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो कंस्ट्रिक्टेड में आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि हाँ उसके अंदर कितने ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं एक इमेज शो करती हूँ आपको, देखिए। कंस्ट्रिक्टेड पी पॉड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम ही है, बट ठीक है, समझाने के लिए सफिशिएंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब जैसे यहाँ आपके पास ना 2 इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है। ये ऊपर जो टिक है उसको जाने दीजिए, अंदर वाला दिख ही रहा होगा आपको। अच्छा, इसको देख के बता सकते हैं आप कि इसके अंदर कितने ओव्यूल्स हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है? नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं बता सकता। इसको हो देख के सकते बता हैं। सकते हैं। हाँ, इसको मैम देख के इसमें बता चार सही। हाँ, चार या सही में पांच देखिए। हाँ, सही में ना बीच बीच में देखिए कंस्ट्रक्शन है। ये 1 2 3 4। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि बाहर से देख के बता सकते हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट को एग्जाम में नहीं लिखना। एग्जाम में बस आपसे यही पूछा जाएगा, विच वन इज द डोमिनेंट फीचर एंड विच वन इज द रिसेसिव ट्रेट, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा अभी अभी, कि जब हम पॉड के शेप के बारे में बात करेंगे तो फुल इज द डोमिनेंट ट्रेट, वाइल कंस्ट्रिक्टेड इज द रिसेसिव ट्रेट। अब इसको भी याद करके देखिए, जब ठंड का सीजन आता है तो मेरे ख्याल से पूरे सीजन में मतलब कोई भी ऐसा ना पर्सन नहीं होगा जो ऐसा बोले कि मुझे ना पी पसंद नहीं है, सब्जियों में तो इसमें तो उसमें, हर एक चीज में क्या करते हैं, इसको डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन है, हर घर में आता ही है। तो आपने नोटिस करा होगा कि जो फुल वाले हैं ना वो ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला जो है वो बहुत ही कम नजर आता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला बहुत कम होता है। हाँ, बहुत ही कम होते हैं। तो रेयर हो गया तो ऑब्वियस रिसेसिव होगा, तभी बेचारा रेयर है। इसको काफी कम बार जो है वो अपने आप को दिखाने का मौका मिला, तो जिसकी वजह से बेचारा क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टा कर। फ्लावर कलर पे आते हैं, फिर वापस वही बात मैं बोलूंगी क्या, जब मार्केट से पी खरीद के लाते हैं आप या आपके घरों में जब आता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसके ना फ्लावर्स भी लगे हुए आ जाते हैं उसके साथ। तो जब उसके फ्लावर्स भी उसके साथ लगे हुए आते हैं ना, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ना अक्सर जो उसके साथ पी के साथ जो लगा हुआ आता है ना, वो सही में जो वायलेट वाले जो फ्लावर्स है ना वो ज्यादा लगे हुए आते हैं। नोटिस करा आपने? व्हाइट वाला तो बहुत ही कम, रेयर ही आपको देखने को मिलता हो। याद करके देखिए, व्हाइट वाला मतलब मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे जो खुद याद है, व्हाइट कलर का तो बहुत ही कम मैंने देखा है। जनरली जो आता है ना वो कैसा आएगा, वो वायलेट कलर वाला आता है। देखा है आपने या ये भी नहीं देखा आज तक? देखा है यस सबने? मैम। कैसे फ्लावर्स आते हैं, वायलेट आते होंगे हमेशा। इससे भी याद रखेंगे, अच्छा हमें जनरली कौन सा देखने को मिलता है, वायलेट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट कौन सा होगा, तो वायलेट होगा। तो इसमें रटने रटाने पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जेनेटिक्स है तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सब में आगे जाके आपको पनेट स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा
सिर्फ आपको सीखना है। मेरी क्लास ओवर हो, कोशिश करेंगे जो पूरा लेक्चर मैंने दिया ना उसको 15 मिनट बैठ के पेपर पे लिख लेंगे, बस जिंदगी भर के लिए फिनिश याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। मैंने आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बताई, लिख के देख लेंगे। ट्रांसफर ऑफ जीन्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर मैंने आपको वेरिएशन बताया, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज वेरिएशन, लिख के देख लेंगे। फिर मैं पहले भी मैंने बता रखा है। फिर मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी बताया, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, वैरायटी ऑफ स्पीशीज। चैप्टर के नेम से ही मैंने आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन सिखा दी, नोटिस करा आपने? स्टडी ऑफ आपको चैप्टर क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल। मैंने क्या बोला? चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नेम है, इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया यहाँ से। यहाँ मैंने स्टडी लगा दिया, बस यही बोल रही हूँ मैं तब से। ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन बन गई, याद नहीं हुआ सबको? हो गया ना? ये जेनेटिक्स हो गया। क्या हो गया? ये जेनेटिक्स हो गया, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब वेरिएशन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, या फिर आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। और क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, बट इतना है तो इसको कोई काट नहीं चाहिए। इन सब चीजों की आप पढ़ाई कर रहे हैं किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग किस पे थे? फ्लावर के कलर पे थे, के ऊपर मैं बात कर रही थी। तो मैंने आपको ये चीजें अभी रिकॉल कराई। लास्ट में आते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन की बात कर, बस इतने के बारे में बात कर रही हूँ आज। तो जब हम यहाँ पे फ्लावर पोजीशन के बारे में बात करेंगे, और फ्लावर पोजीशन के बीच में ब्रेक हो, अब सही जा रही है? एक बार देखिए, 1 मिनट, मैं एक हेडफोन चेंज करके देखती हूँ। अब एक बार चेक करेंगे, वॉइस सही है? यस मैम, अब ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलिए, अब देखिए फ्लावर पोजीशन जो है ना, हम लोग सिर्फ इतने के ऊपर नोटिस करेंगे, ये जो है, ठीक है। देखिए फ्लावर पोजीशन सिखाती हूँ आपको कैसे समझेंगे उसको। अगर किसी प्लांट को आप देखते हैं और उस प्लांट में जो यहाँ पे ये इसका फ्लावर है ना, देखिए ये फ्लावर हुआ, उसके बाद क्या इस फ्लावर के ऊपर ये प्लांट ग्रो करेगा? यस और नो, बताइए। इसके ऊपर ये प्लांट अब ग्रो करेगा? नहीं करेगा। ये फ्लावर हुआ इस प्लांट में और ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया। फिर देखिए नेक्स्ट में ये एक और फ्लावर कर रहा है, ये टर्मिनेट कर गया। फिर ये एक और फ्लावर कर रहा है, ये टर्मिनेट कर गया। इसका नाम ही हमने टर्मिनल रख दिया। क्या रख दिया हमने? इसका नाम टर्मिनल रख दिया। फिर इसकी बात करेंगे हम, देखिए एक्सियल में, एक इस एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा इस एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, इसकी ग्रोथ नहीं बंद होगी, ये ग्रो करता रहेगा आगे, और इसका मन करे और ग्रो करे, ठीक है। तो टर्मिनल और एक्सियल में ये डिफरेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एक्सियल और टर्मिनल में से डोमिनेंट कौन सा है, बच्चे पता नहीं क्यों टर्मिनल को डोमिनेंट याद रखते हैं। ऐसे भी अगर याद रखे ना, तो कि एबीसीडी जब आप पढ़ते हैं तो अल्फाबेट में पहले ए आता है, इससे भी आपको याद हो जाएगा कि एक्सियल इज द डोमिनेंट फीचर while terminal position of flower is the recessive feature. आपको इस चार्ट से ना मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। क्या होमवर्क? ये है आप सिर्फ इतने के ऊपर, चार्ट के ऊपर ना, नीट के पास्ट ईयर में क्वेश्चंस निकाल के देखें। आपको हर एक में से पूछा हुआ, मतलब ये है कि अगर आप 35 ईयर का क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करेंगे तो ईच एंड एवरी, अब यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा। मतलब ये है
कि ये 14 के 14 कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। क्या बोलने का मतलब है, आपसे पूछा गया होगा किसी से फीचर क्या है, तो अब आपको शेप को लेके फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड दो और कुछ शेप बना वहां पे, ठीक है। फ्लावर कलर में डोमिनेंट फीचर कौन सा है, वायलेट, व्हाइट, रेड, पिंक। अब जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी सोचेगा अच्छा रेड फ्लावर भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, व्हाइट, क्योंकि दूसरे अदर फ्लावर्स में व्हाइट जो है वो कैसा फीचर आता है कभी कभी, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह पढ़ेंगे वहां भी खैर रिसेसिव होगा, बट कुछ फ्लावर्स में ये कैसे जाता है, ये डोमिनेंट ट्रेट की तरह जाता है। तो इसको लेके भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हर एक जो है आपको किसी ना किसी ईयर के क्वेश्चन पेपर में और दिख जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा दिखा है पता है आपको, सबसे ज्यादा सीड कलर और पॉड कलर। रीजन क्या है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। स्टेटमेंट भी बना हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सीड कलर एंड पॉड कलर। अब आपको 4 स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूं, इन सीड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव, येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, ऐसे ऐसे करके 4 स्टेटमेंट मैं बना दूं। अब आपको उसमें से 2 सही होगा क्योंकि सीड कलर में मैंने एक सही बोला एक गलत बोला है। फिर मैं पॉड कलर में बोलूं ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव, येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव। अब आपको क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा both A and B are correct while C and D are wrong। फिर उसका ऑप्शन के सब ऑप्शन भी और आपका टाइम वेस्ट करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ने में। तो मेनली तो यही किया जाता है। आप ढूंढ के देखेंगे ये 14 के 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 फीचर्स आपने सीखे हैं। बोलने का ये मतलब है कि 14 में से 7 आपने डोमिनेंट ट्रेट सीखा है और 7 आपने कैसा सीखा है, रिसेसिव ट्रेट सीखा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कि इस चार्ट से ही पूछा जाता है जब बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ डेमो के तौर पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेंडल ने जो फीचर सेलेक्ट किया था, जो आपने फीचर यहाँ पे सिलेक्ट किया है 7, तो इसमें से मेंडल ने कलर के कितने फीचर्स लिए हैं? मैम 3। क्या बोल 3 कलर के कितने फीचर सेलेक्ट किए उन्होंने? 3 वेरी गुड। देखिए कैसे 3 हो गया। अब बच्चे पता है 2 पे टिक करके आते हैं, क्यों? अगर ये अवेलेबल नहीं होना तो इंस्टेंटली जो बच्चा सबसे पहली बात सोचता है ना, वो सीड कलर, पॉड कलर। रीजन क्या है, वो फ्लावर के कलर को याद रखना भूल जाता है। तो कलर के कितने ट्रेड सेलेक्ट किए उन्होंने? 3 लिया है उन्होंने। कितने ट्रेड्स लिए हैं उन्होंने? 3 लिया है उन्होंने, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पॉड कलर में रिसेसिव ट्रेट कौन है तो क्या बोलेंगे? फटाफट आंसर करें। येलो कलर। हाँ ठीक है, येलो वेरी गुड। सीड कलर में डोमिनेंट, येलो मैम येलो। सीड शेप में रिसेसिव, रिंकल। रिंकल। ठीक है, वेरी गुड। फ्लावर पोजीशन में रिसेसिव ट्रेट, टर्मिनल। टर्मिनल ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, ये पूरा चार्ट याद करा दिया मैंने? यस। यस मैम याद करा दिया मैंने। इसको बिना देखे हुए आप इसको बनाएंगे, ठीक है। मैम और अब इसके टर्मिनल में बाद मतलब एक ही पॉइंट से तीनों फ्लावर्स जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए अब एक बात समझेंगे ध्यान से, ये क्या है ना, ये समझाने के लिए आपको 3 हमने बनाया है ना, तो एक एक फ्लावर होके भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है ना तो एग्जाम में यही लिख के आ जाइए कि जो टर्मिनल पोजीशन हम लोग देखेंगे तो उसमें 3 फ्लावर्स दिखेंगे एक टर्मिनल पे। नहीं, टर्मिनल बोलने का ये साफ सीधा सा मतलब है ना कि ये देखिए एक फ्लावर हुआ, ये टर्मिनेट कर चुका है, क्या इसके ऊपर ये प्लांट ग्रो करेगा? करेगा क्या? नो मैम। टर्मिनल, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनल इसके ऊपर ग्रो करेगा क्या? नो मैम नो मैम, साइड से होगा। हाँ, ये भी टर्मिनल हो गया।
लेकिन ये अपना साइड साइड में बैठे हैं। हाँ, और ये क्या कर रहा है, ग्रो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रो करता जाएगा, छोटा सा प्लांट होता है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये समझ आई बात आपको? इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, नो। चलिए, आप भी कर लिया आपने। मेरी क्लास ओवर होने के बाद बिना देखे हुए इसको बना के रखेंगे, जितना रिटर्न वर्क करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जाके न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आपको एक टर्म यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, दैट इज अलील। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अलील के बारे में आपको दो चीजें सुनने को मिलेंगी। कई जगहों पे लिखा होगा अलील्स आर पार्ट्स ऑफ जीन, कई जगह पे आपको ऐसा लिखा होगा, जो आपकी बुक में लिखा है अलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। मतलब ये है कि अलील जब आप सुनेंगे तो ये दो चीजें आपको लिखी हुई दिखेंगी। अब हम लोग चलते हैं समझने को। अगर आप एक क्रोमोसोम को देखें, ठीक है, तो क्रोमोसोम को अगर आप देखेंगे तो ये ना 9th क्लास से इतना तो हर एक बच्चे ने सुन रखा है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यस और नो, है ना? इतना हर एक बच्चे ने सुन रखा है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। सुना है ना आपने? क्या सुन रखा है आपने? यस मैम। ये तो नहीं सुना आपने क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन जीन्स? नो मैम। ये है ना, ये नहीं बोलना, ये नहीं आपको बोलना कि जीन के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन है। अगर आपने बोल दिया कि जीन के अंदर क्रोमोसोम, तो ये ठीक वही बात हो जाएगी कि आप बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है या न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया है, क्या बोलेंगे? इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को। अगर किसी बच्चे ने ऐसा बोल, हाँ कुछ बोलना है किसी को? नो मैम। हाँ देखिए, तो अगर कभी आपको कोई पूछे कि एक बात बताओ, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन जीन्स, तो आपको याद रखना है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये जीन देखने को मिला आपको, तो मुझे यहाँ पे एक टर्म याद आ गया जो कि आप अभी के अभी सीख भी जाएंगे। अब एक टर्म है आपके पास, लोकस और प्लूरल इज द लोकाई। ठीक है, अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछता है, एक बात बताओ, लोकस का क्या मतलब समझते हो? तो आप अगर इसका प्लूरल करेंगे, अब हम इतने सारे जीन्स का एक साथ बताना चाह रहे हैं, तो आपको बोलना है जहां जीन पाया जाता है, द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन। पोजीशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलेंगे? पोजीशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। हाँ ठीक है, तो ये जो साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन है, मतलब जीन ये जहां पाया जा रहा है, जैसे आपका कोई एड्रेस होगा ना, आपने अमेजन फ्लिपकार्ट पे कोई सामान ऑर्डर किया, तो बिना एड्रेस का तो होगा नहीं, लेगा ही नहीं, पहली बात ये। और कोई ना कोई आप एड्रेस देते होंगे अपना, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो जीन्स जहां पाए जाते हैं उस पोजीशन को कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस क्या है? लोकस है। अब अगर ये एक साथ हैं बहुत सारे, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं आपको, तो हम लोग इसको लोकाई बोलते हैं। आगे जाके क्वेश्चन पेपर में भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कि हेट्रोजाइगस ऑन टू लोकाई,
होमोजाइगस ऑन टू लोकाई, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन समझेंगे तो तब ना, जब आपको इसका जो पूरा टर्मिनोलॉजी है वो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आए, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, लोकस इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन, जहां पे ये पाया जाता है। तो ये तो याद हो गया। अब हम लोग क्या समझना चाहते हैं और किसके लिए मैं आपको ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अलील की भी डेफिनेशन आपने याद कर ली, या तो आप बोलिए अलील्स आर पार्ट्स ऑफ जीन, या फिर आप ऐसा बोलिए अलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अब क्या होता है कि अगर आपने इस क्रोमोसोम में से, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझेंगे बहुत ध्यान से, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये नहीं समझना है कि दिस वन इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस वन इज क्रोमोसोम नंबर 2, नो। मैंने इस क्रोमोसोम को, ये एक थ्रेड इसका और एक दूसरा थ्रेड, मैंने इसको अलग कर दिया। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने, समझे आप? ये क्रोमोसोम था, जैसे जूट जूट वाली रस्सी होती है ना, ऐसे कैसे बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, आपने उसको सेपरेट किया वहां पे। जब सेपरेट करके रखा तो हुआ क्या, एक पोजीशन पे एक जीन जो बैठा था, तो उसके पार्ट्स वहां पे ब्रेक कर गए। पार्ट्स जो ब्रेक कर गए तो उसमें से एक कैपिटल बी अलील अलग हो गया और स्मॉल बी अलील जो है वो अलग हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल बी अलील अलग हो गया और स्मॉल बी अलील जो है वो अलग हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक छोटे बच्चे को भी आप बिठाइए और उससे पूछिए कि एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको कौन कौन से सिमिलर जैसे दिख रहा है, तो क्या बोलेगा वो, यहाँ पे ना ये दोनों, भले ही उसको एबीसीडी पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन अगर आप उसको बिठाइएगा और बोलिएगा कि इसको एक साथ मैच करो, तो वो इतना जरूर बताएगा कि ये दोनों एक जैसे, स्मॉल बी एक जैसे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी डिफरेंट दिख रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी डिफरेंट दिख रहा है। देन यहाँ पे एक हिडन है, मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करती हूँ, यस अब नजर आने लगा। फिर वो आपको क्या बताएगा, बोलेगा हाँ यहाँ ये जो कैपिटल बी है ना वो एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्या, हेट्रोजाइगस अलील एंड होमोजाइगस अलील। बहुत ही आसान है और जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है। क्यों आसान है, तो समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको अभी अभी बोला कि कुछ पोजीशंस पे एक जैसे हैं। अभी मैंने इसको सेपरेट किया तो एक आपको कैपिटल बी मिला, एक आपको स्मॉल बी मिला। एक आपको क्या मिला, कैपिटल बी मिला, दूसरा आपको क्या मिला, स्मॉल बी मिला, ठीक है। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो ये जो कैपिटल बी है और ये जो स्मॉल बी है, तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसको देखते हुए। रटना नहीं है आपको, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। जेनेटिक्स मेरे पढ़ाने के बाद एक जो लेटर होता है ना, वो भी नहीं रटना पड़ता किसी बच्चे को। आपको दिख रहा है ना, हाँ भाई ये कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। देखिए क्या डेफिनेशन बना रहे हैं, when two different types of alleles। अगर आपने ये लिख दिया when two different alleles, या फिर when two alleles, डिफरेंट भी नहीं लिखा, सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है, बच्चा एग्जाम में लिख के आ रहा है when two alleles are present on same position then that condition is known as heterozygous। जब मैं उसको क्रॉस कर देती हूँ, बच्चा पूछता मैम आपने गलत क्यों कर दिया, मैंने इतनी मेहनत से पूरा सही तो लिखा था, गलती कहाँ हो गई, वो ये लिखना भूल गया when two different types of alleles। भाई हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है ना, वर्ड टू वर्ड भी अगर कट टू कट लिखिए तब भी डेफिनेशन बेचारा सही सही निकल के सामने आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, when two different types of alleles, अलग अलग टाइप का है, कैपिटल बी इज डिफरेंट एंड स्मॉल बी इज डिफरेंट। आगे जाके लॉ ऑफ डोमिनेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सिखाऊंगी कि ये कैपिटल बी जो है ये हमेशा स्मॉल बी को दबाएगा, सप्रेस करेगा इसको, तो बी जिसकी तो वजह से, डोमिनेंट है ना। हाँ कैपिटल बी को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट है क्या। और जेनेटिक्स का एक रूल निकल के यहाँ पे सामने आता है, क्या, पूरे जेनेटिक्स के वर्ल्ड में जो भी डोमिनेंट फीचर होगा, जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा, हम उसको कैपिटल लेटर प्रोवाइड करेंगे। ये एक रूल है जेनेटिक्स का, इसको आज की बात से हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको कहीं कहीं पे भी कैपिटल लेटर देखने को मिल रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि क्या है वो, कैपिटल लेटर दिखा तो क्या समझेंगे, डोमिनेंट। डोमिनेंट और अगर स्मॉल लेटर दिखा तो, रिसेसिव। ठीक है। तो इसकी वजह से जब आपको डिफरेंशिएट करने को मिले तो आपको लिखना भी वही है,
two different types of alleles are present on same position, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस अलील। और अगर आपको होमोजाइगस अलील लिखना है, क्या लिखना है, होमोजाइगस अलील लिखना है, तो होमोजाइगस अलील लिखते वक्त आपको क्या वहां पे चीज क्लियर करनी है कि जो होमोजाइगस अलील होगा वहां पे सेम पोजीशन पे सेम टाइप के अलील्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट में है, बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, उसको अलील कर देना। ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मतलब अगर वो फॉर्म हुआ है तो तब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें अलील के सेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको अलील कर देना है। क्या करना है, उसको अलील करना है, तब वो ज्यादा एग्जैक्ट और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील समझने में कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. नो मैम। हेट्रोजाइगस अलील्स में हम लोग लिखेंगे, हेट्रोजाइगस अलील्स हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स ऑन द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन पता है मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? अब पता चले कि यहाँ पे मैंने एक जीन बिठा रखा है ये, और एक बच्चा एक जीन इसका देख रहा है और दूसरा इसका देख रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। हम सेम पोजीशन के बारे में जब देखेंगे तभी हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? चलिए, मैं वो थोड़ा एक्यूरेट सा नहीं लग रहा, तो मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अभी आपको करा दे रही हूँ, असाइनमेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं? Yes, ma'am. यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन, differentiate between homozygous and heterozygous allele। देखिए, सीख तो आपने रखा ही है, फटाफट यहाँ पे करते हैं। इधर लिख लीजिए एक साइड, होमोजाइगस अलील दूसरे साइड हेट्रोजाइगस। इसको हेट्रो बना देती हूँ मैं, बस इतना ही तो डिफरेंट है। हेट्रो मतलब ही डिफरेंट होता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस अलील देखिए, इसको भी कॉपी करके मैं सिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे डिफरेंस क्या। देखिए, वो सेम मैंने क्या पोजीशन बोला, में when two similar types of alleles are present on same position, then that type of alleles are known as homozygous allele। इसको ऊपर करती हूँ, नजर आने लगेगा। When two similar types of alleles are present on same position, then that type of alleles are known as homozygous allele। कोई दिक्कत इसमें किसी को समझने में? देखिए, No, ma'am. फिर
जब हम लोग यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है समझने के लिए। अगर हम लोग टॉलनेस को ले रहे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बस ये हो गया। अब देखिए क्या किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको हो गया। क्या चेंज करूं बताइए? On different position. हाँ, when two dissimilar टू डिफरेंट टाइप representation. when two dissimilar types of alleles are present on same position, तो जरूर ही लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आंसर चेंज करेंगे यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल तो चेंज alleles करेंगे। different होंगे। हाँ, तो इसको जो होमो है यहाँ पे हेट्रो कर दीजिए। अब ठीक है, एग्जाम्पल में कैपिटल टी स्मॉल टी कर देंगे, कैपिटल टी, Capital T small t. है ना। when two और dissimilar types alleles are present on same position पढ़ ही लेंगे, यानी ऊपर नीचे देख लिया आपने, बोला वाह वाह हेट्रोजाइगस हो गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या सीखा है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील। क्लियर हो गया बिल्कुल सबको? क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ, आगे जाके मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, रिप्रेजेंट अ पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन, समझेंगे ध्यान से क्या बोल रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगी, वहां अब कोई हिंट थोड़ी करने जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, रिप्रेजेंट अ पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन अ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट एंड अ होमोजाइगस टॉल प्लांट, दोनों के बीच में कराइए क्रॉसिंग। अब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम क्या लिखना है, कैपिटल टी लिख के बनाना है या स्मॉल टी, वो तो भाई आपसे पूछा जा रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपसे वो है, वो मैं क्लियर कराती जा रही हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग। लिख लिया तो Yes, अच्छी बात, हाँ नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये समझा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब तो सारे क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप आंसर करें। चलिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस भी कर देते हैं। नेम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल। Mendel. मेंडल, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which plant was selected by Mendel, Garden tea. ठीक है, very टाइगन good, का टाइप। for his experiments? Answer is garden tea। साइंटिफिक नेम जरूर लिखेंगे, कोई आपसे पूछे या ना पूछे टाइप सब्जेक्टिव एग्जाम में। और नीट में तो खैर कुछ बोलना ही नहीं, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल रहेगा। सारा काम किसका है, आपके ओएमआर शीट का है, और आप वहाँ पे क्या मार्क कर जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए, जो भी दोनों के आपने लिए आंसर अलग किया अलग लाइन। है, मैम दोनों के लिए हाउ अलग में, अलग लाइन। हाँ दोनों के लिए अलग अलग लाइन करेंगे। हाउ मेनी फीचर्स और कलर सिलेक्टेड, And three features. हाँ बाय मेंडल इन इंग्लैंड। आंसर आपको पता ही है, 3। चलिए बोलिए कौन कौन सा, पहला सीड कलर। हाँ, Seed color, pot color, and flower color. बर्ड कलर एंड फ्लावर कलर।
हो गया। Yes. ये तो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, सारे ही हैं, कभी न कभी पूछा ही हुआ है। चलिए आगे चले, ये हो गया सबका। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Proposed loss of inheritance, बहुत सारे हैं, सारे 3 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पता ही है आपको मेंडल। अभी जो मैं जीन जीन बोल रही हूँ ना, मेंडल साहब जीन टर्म नहीं यूज करते थे, फैक्टर बोलते थे आप, ये फैक्टर बोलते थे। तो एक क्वेश्चन ये भी है, ये रह गया बताना, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं। विच टर्म वाज यूज्ड बाय मेंडल फॉर जीन्स। तो एक क्वेश्चन और बन गया ना, हु कॉइन्ड द टर्म जीन, तो जोहानसन का नाम आएगा यहाँ पे। विच टर्म वाज यूज्ड बाय मेंडल फॉर जीन्स, And factors. फैक्टर बोलते थे। फिर एक क्वेश्चन और बन गया इसी के ऊपर, फिर आप ये पूछेंगे तो जोहानसन का नाम आ जाएगा, हु प्रपोज्ड। हो गया इतना। Yes, ma'am. ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने जोहानसन का नाम लिख दिया, फिर मेंडल किस टर्म का यूज करते थे, इस क्वेश्चन को उल्टा भी किया जा सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म फैक्टर फॉर जीन्स। तो अभी आपको ना बहुत आसान लग रहा है ये सुनने में, और साथ का साथ याद भी होता जा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब पूरा चैप्टर ओवर होगा ना, फिर जब मैं आपसे पूछूंगी, तब आपको वहां पे लगेगा कि नहीं, अब हमारे लिए ये जो टर्म है ना बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो इसको आपको हमेशा जो है वो याद करते चलना है, और हमेशा ईच एंड एवरी वीक आपको क्या करना है, सारे पेजेस को उठा के रिवाइज करना है, ठीक है। तब जाके आपके ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। mention the dominant feature of flower position। क्या Axial हुआ? position. ठीक है, वेरी गुड। नाइन्थ क्वेश्चन लिखेंगे। मेंशन द डोमिनेंट फीचर ऑफ पॉड कलर। अब क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन जो कि आप बना के देखेंगे, रिप्रेजेंट अ टेबल टू शो 7 contrasting features। Represent a table to show 7 contrasting features in plants selected by Mendel। समझ आ गया है ना? इसको बना के देखेंगे जो मैंने आपको सिखाया है, Yes, और ma'am. यार Second drop and इसको
इसको बना लेंगे। और अच्छा हाँ, ये नहीं कि सिर्फ फीचर का नाम लिख दिया, उसका डोमिनेंट और रिसेसिव भी लिखेंगे साथ में, ठीक है, वो भी लिख लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप। आज की क्लास में सब कुछ समझ आया, सब कुछ याद हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.